ओके, तो अब हम पढ़ेंगे आज का न्यू चैप्टर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। अब ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन, द EU। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मार्शल प्लान, ये एक प्लान था, ये अमेरिका की तरफ से एक फाइनेंशियल हेल्प थी कि वो यूरोपियन इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। ठीक है, मार्शल प्लान वाज अमेरिकाज हेल्प टू रिवाइव, इट वाज अ फाइनेंशियल हेल्प थ्रू अमेरिका टू रिवाइव द इकोनॉमी ऑफ यूरोप। ठीक है, इसके बाद EEC, दैट इज यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बनी थी 1948 में। EEC in 1948, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद बना था काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में। ये एक स्टेप था टुवर्ड्स पॉलिटिकल कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन की तरफ एक स्टेप था, द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप इन 1949। ठीक है, फिर EEC दैट इज यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1957 में, ये एक प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज का, जो इसकी फॉर्मेशन को लीड किया था। सो दिस मीन्स जितनी भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी यूरोप के अंडर, उनकी इंटीग्रेशन से ये बना था, ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद EP दैट इज द यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। तो EEC से हमारी EP बनी थी। ठीक है, उसके बाद EU इन 1992, यूरोपियन यूनियन फाइनली 1992 में यूरोपियन यूनियन बनी थी आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक लेड बाय द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि यूरोपियन यूनियन का एम क्या था। ठीक है, व्हाट वाज द एम ऑफ द यूरोपियन यूनियन? देयर एम वाज टू मेक अ कॉमन फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स एंड क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी। ठीक है, उनका एम था कि एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी बनाए, एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाए, और कोऑपरेशन हो, जस्टिस हो, होम अफेयर्स, और एक सिंगल करेंसी फॉर्म हो जाए, दैट इज डिफरेंट कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज ना हो, एक ही करेंसी हो। ठीक है, इट इवॉल्व्ड फ्रॉम इकोनॉमिक यूनियन टू पॉलिटिकल यूनियन। वो पहले सिर्फ एक इकोनॉमिकल यूनियन थी और धीरे धीरे करके ये इवॉल्व हुई एक पॉलिटिकल यूनियन बनने के लिए। ठीक है, यूरोपियन यूनियन एक्ट्स लाइक अ नेशन स्टेट। हाउ डज इट एक्ट लाइक अ नेशन स्टेट? मतलब एक अलग, ये तो एक सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ऑल्टरनेटिव सेंटर था, धीरे धीरे ये एक अलग नेशन स्टेट की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया। कैसे? इनका एक अपना फ्लैग है, इनके पास इनकी अलग नेशनल एंथम है, इनकी एक फाउंडिंग डेट है, और इनकी अलग करेंसी भी है। ऑलराइट, they tried to expand areas of cooperation by acquiring new members। तो उन्होंने अपने साथ नए मेंबर्स को ज्वाइन करना स्टार्ट किया, लोगों को परसुएड किया कि वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करें, ताकि एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बढ़ जाए, ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, ज़्यादा कोऑपरेशन होगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इनका GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये अकेले मोर देन $12 ट्रिलियन था 2004 में, $12 ट्रिलियन इन 2004। तो अब तक आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आती है इट्स करेंसी। द यूरो पोजेस अ थ्रेट टू द US डॉलर्स डोमिनेशन। जनरली US का जो करेंसी है डॉलर, वो डोमिनेट करता है हमें। ठीक है, लेकिन यूरो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, US के जो करेंसी है डॉलर, उसको
अंडरमाइन कर सकता है, उसको ओवरपावर कर सकता है। ठीक है, शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 3 times लार्जर देन यूएस। हम अब तक पढ़ते आ रहे थे यूएस की सारी अच्छी अच्छी चीजें, यूएस के बारे में, यूएस की पावर कितनी है, लेकिन अब हमें पता चलेगा कि कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इकोनॉमिक बेसिस पे भी यूरोपियन यूनियन इज बेटर देन द यूएस। तो यूएस से भी 3 times ज्यादा है उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ट्रेड। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बाय WTO, दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इनके अंडर आती है। ऑलराइट, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकली कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये, इसके जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, इनमें से 2 स्टेट्स हैं, ब्रिटेन एंड फ्रांस, जो हमारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी मेंबर स्टेट्स हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर स्टेट्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं इनफैक्ट। तो अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली एक अलग लेवल पे उनका इन्फ्लुएंस होता है कि हाँ परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल जैसे हमने पहले पढ़ा है, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है, वो किसी भी डिसीजन को स्टॉक पे, होल्ड पे रख सकते हैं। ठीक है, सर्टेन मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन आर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सो हमने पढ़ा कि ब्रिटेन एंड फ्रांस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं और यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर्स हैं, लेकिन अब कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं और सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर्स नहीं है लेकिन वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। ठीक है, इसलिए वो इन्फ्लुएंस कर सकती है यूएस की पॉलिसीज को। तो इसका एग्जाम्पल था इराक में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हुआ था, उसमें यूएस की पोजीशन यूरोपियन यूनियन बता सकती थी, डिसाइड कर सकती थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ। मिलिट्री स्ट्रेंथ यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड आर्म फोर्सेस सबसे बड़ी हैं पूरे वर्ल्ड में, सबसे लार्ज हैं। दे आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ब्रिटेन एंड फ्रांस have nuclear arsenals, approximately 550 nuclear warheads. ठीक है, वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन। तो यूरोपियन यूनियन का जो स्पेस एंड कम्युनिकेशन का है वो हमारा सोर्स है, यूरोपियन यूनियन के अंडर ही आता है, कि उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के अंडर आता है कि दिस इज द सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट सोर्स फॉर स्पेस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हमने इनकी स्ट्रेंथ पढ़ी, तो अब हम साइड बाय साइड इनकी लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं, इट हैज फुल अथॉरिटी टू इंटरवीन इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एरियाज। इनके पास पूरी स्ट्रेंथ है ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एरियाज में इंटरफेयर कर सके, बिकॉज ये एक सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सो इस वजह से इनके पास ये अथॉरिटी मिलती है। ठीक है, फिर ब्रिटेन एंड फ्रांस इसके मेंबर्स हैं। ब्रिटेन एंड फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, इसलिए वो यूएस को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, यूएस को काफी सपोर्ट करते हैं, इसलिए नियरली नो ऑपोजिशन। यूरोपियन यूनियन एक ऐसी वो है कि वो यूएस की पावर को शायद compete कर सके, लेकिन अगेन उनके मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, तो अगेन उनको ऑपोजिशन नहीं मिलती है, क्योंकि बाकी कंट्रीज सोचेंगे कि अगर हम अपोज करें तो यूएस हमसे बहुत पावरफुल है। लेकिन अंडर यूरोपियन यूनियन ऐसा हो सकता था, अगर ब्रिटेन एंड फ्रांस या तो वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ना होते या फिर वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स ना होते, तो अपोजिशन मिलता उन्हें। लेकिन इधर कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, या मिनिमल ऑपोजिशन है, बहुत कम। ठीक है, फिर देयर आर डिविजन्स अमंग द यूरोपियन यूनियन।
तो इसका एग्जाम्पल देते हैं। ब्रिटेन के पीएम जो थे टोनी ब्लेयर, वो यूएस के पार्टनर थे इराक से इन्वेजन में, जबकि इराक से इन्वेजन वाज नॉट वेरी मच फेवर्ड बाय द यूरोपियन यूनियन। फिर भी ब्रिटेन इराक के इन्वेजन में यूएस का बहुत बड़ा पार्ट था। ठीक है, ब्रिटेन के फॉर्मर पीएम मार्गरेट थैचर, उन्होंने यूके को यूरोपियन मार्केट से बाहर रखा था, बिकॉज अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट पावर हो जाती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का भी पार्ट है। ठीक है, डेनमार्क एंड स्वीडन रेजिस्टेड द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी एंड अडॉप्शन ऑफ यूरो। अब ये ट्रीटी क्या है? ये ट्रीटी 1992 में साइन हुई थी। ये वो ट्रीटी है जिसको साइन करने से यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो अब इससे हमें पता चलता है कि ये सारी जो लिमिटेशन है ये एबिलिटी को यूएन की कम कर देती है, लिमिट कर देती है एक्ट एज अ फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस में काम करने के लिए। ऑलराइट, फिर से पढ़ते हैं एक बार। यूरोपियन यूनियन Marshall Plan, America's financial help for reviving the European economy. EEC, European Economic Cooperation, 1948 में Organization of European Economic Cooperation was formed. Council of Europe was formed in 1949. It was a step towards political cooperation. ठीक है, EEC in 1957, the process of economic integration of European capitalist countries led to its formation. ठीक है, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है, फिर यूरोपियन यूनियन 1992 was formed after the collapse of the Soviet bloc led by the European Union. ठीक है, इसके बाद आता है एम ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका एम था एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर्म करने का, एंड दे ऑल्सो वांटेड कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स एंड क्रिएटिंग अ सिंगल करेंसी। इट evolved from economic union to a political union. European Union acts like a nation state because they have their own flag, they have their own national anthem, they have a founding date and their currency, their own currency. ठीक है, they try to expand areas of cooperation by acquiring new members. अब economic strength, world's biggest economy, their GDP was more than $12 trillion in 2005. Its currency, the euro, poses a threat to US dollar's dominance. Share of world trade is 3 times larger than that of the US. Important bloc in international economic organization, that is, इसका एग्जाम्पल है WTO, that is the World Trade Organization. अब आता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इनके 2 मेंबर्स, ब्रिटेन एंड फ्रांस, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। Certain members of European Union are non-permanent members of the Security Council. Again, एक point. Then, therefore, they can influence some US policies. That is, US की position in Iraq's nuclear program. Military strength. US की combined military forces are largest in the world. Britain and France have nuclear arsenals of approximately 550 nuclear warheads. World's second most important source of space and communication. ठीक है, now limitations of the UN. हमने strengths पढ़ी, अब हम limitations पढ़ते हैं. It has full authority to intervene in political, economical and social areas because it is a supranational organization. ठीक है, इसके बाद ब्रिटेन एंड फ्रांस सपोर्ट यूएस एज दे आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसकी वजह से देयर इज मिनिमम और नो ऑपोजिशन एट ऑल. ठीक है, देयर आर डिविजन्स अमंग द यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ.
Example, Britain's PM Tony Blair was US का partner in Iraq's invasion. Britain's former PM, Prime Minister Margaret Thatcher, kept UK out of the European market. Denmark and Sweden resisted the Maastricht Treaty and adoption of euro, their currency. ठीक है, Maastricht Treaty 1992 में साइन हुई थी. This was a treaty that led to the EU's formation, European Union's formation. ठीक है, thus limiting the ability of the European Union to act in matters of foreign relations and defense.